मेरी माँ ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी थी जो पहले से शादीशुदा था और उसकी 4 बेटियां थीं। उसकी पहली बीवी ने खुदकुशी कर ली थी, मगर शादी के वक्त उन्होंने ये खुदकुशी वाली बात हमसे छुपा ली थी। बस मेरी सास ने यही बताया था कि उनकी बहू बहुत बीमार थी, इसलिए वो फौत हो गई। शादी के बाद मेरी मरहूम सोतन की सारी बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं दिन रात बहुत परेशान रहती, क्योंकि वो चारों अपनी माँ की तरह बहुत हसीन थी। इसलिए मैंने 18 साल के होते ही बड़ी वाली लड़की की शादी कर दी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी बड़ी बेटी मुझे अपने घर आने से मना करती थी। इसी तरह बाकी 3 बेटियों की भी शादी हो गई और उन्होंने मुझसे मिलने और कॉल करने से इनकार कर दिया। मैं बहुत गमजदा थी जब एक रोज गुस्से में बड़ी बेटी के ससुराल चली गई, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। मैं फौरन बाकी तीनों के घर गई, पर हर जगह ताला लगा था। अभी मैं रोती हुई वापस ही लौटी थी कि घर में जैसे ही कदम रखा, मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी, क्योंकि सामने तो मेरा नाम राबिया है। मेरी उम्र 30 साल हो गई थी, मगर अभी तक कोई भी मेरा रिश्ता मांगने नहीं आया था। इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी एक ऐसे मर्द से कर दी जिसे औलाद नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसकी पहले से 3 बेटियां थीं। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई, घर में मेरी सास के अलावा कोई नहीं था। बस एक नंद थी, जिसकी शादी भी हमारी शादी के साथ ही हो गई थी। ऐसे में एक मुख्तसर हमारा छोटा सा खानदान था। मेरे शोहर को मुझ में से औलाद नहीं चाहिए थी। अपनी मरहूम सोतन की चारों बेटियों की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। मेरे शोहर इकबाल का कहना था कि उनकी पहली बीवी ने मरते वक्त यही कहा था कि उनके बाद उनकी बेटियों को मैं ही पालूं। शोहर के कहने पर मैंने उसकी बेटियों को कबूल कर लिया और उनकी परवरिश खुद करने की जिम्मेदारी ले ली थी। जबकि मेरी सास अक्सर मेरे शोहर को कहती कि शुक्र है तुम्हारी पहली बीवी से जान छूट गई। मेरी सास को किसी वजह से अपनी बहू बहुत नापसंद थी। मैंने जब अपनी मरहूम सोतन की तस्वीर देखी तो वो बहुत हसीन थी। चारों बेटियां अपनी माँ पर गई थी, अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी। ऐसे में मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती। दिन रात में इसी परेशानी में रहती थी। बेटियों का मामला है और ऊपर से वो जिस कदर हसीन थी, मुझे हर वक्त डर लगा रहता था। कुछ रही सही कसर मेरी नन ने पूरी कर दी थी। वो जब भी हमारे घर आती, कोई नई बात कर जाती। मेरी नंद भी अपनी पहली भाभी और उनकी बेटियों को बहुत नापसंद करती थी। पहले दिन से वो यही बात कह रही थी कि मुझे इनको संभाल कर कुछ नहीं मिलेगा। शुरू में तो मैंने नजरअंदाज किया था, मगर बड़े होने पर उसने मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने उसके घर आना जाना खत्म कर दिया। मैंने जो जिम्मेदारी उठाई थी, मैं चाहती थी कि मैं उसको ठीक तरीके से मुकम्मल करूं, उसमें कोई कोताही ना रह जाए। इसीलिए मैंने इरादा किया था कि मैं उनको जल्दी उनके घर का कर दूंगी। मैं नहीं चाहती थी मेरी नंद फिर से कोई बात बनाए। जैसे ही बड़ी लड़की 18 साल की हुई, मैंने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी बेटी ने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। पहले तो मुझे बातों बातों में टालती रही, मुझे अपने घर आने नहीं देती थी, लेकिन फिर उसने साफ अल्फाज में मुझे अपने घर आने से मना कर दिया था। ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी। मैं जानती थी कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो भला मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहेगी, जबकि इस बात के लिए हो सकता था कि उसके ससुराल वालों ने उसे मना किया हो, मगर उन लोगों ने उसे क्यों मना करना था, ये बात सोचने वाली थी। वो तो बहुत अच्छे और नेक लोग थे। ये सोचकर तो मैंने उनसे रिश्ता जोड़ा था। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। जब मैंने इस बात का जिक्र अपने शोहर से किया, उनका ये कहना था कि अगर उसने मना किया है तो फिर मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था कि हम लोग उसके बगैर रहने की आदत डालेंगे, और वैसे भी जब बेटियां ब्याही जाएं तो वो पराई हो जाती हैं। बस हमारे लिए यही काफी था कि वो अपने घर में बहुत खुश है, मगर ऐसे कैसे कोई अपनी बेटी को छोड़ सकता है। ये किस किस्म की हरकत उन लोगों ने की थी, और अब जब उन्होंने हमें अपने घर आने से मना किया था, तो ऐसे में वो हमारी बेटी के साथ क्या करते होंगे, आगे मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। खैर, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो चुका था, और अब हमारे पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर हम उसे जबरदस्ती घर वापस ले भी आते, उसका कोई मुस्तकबिल और ठिकाना नहीं रहता।
اس سے اچھا تھا کہ جس بھی حال میں رہے اپنے گھر میں خوش رہے۔ میں بس اس کی خوشی کی دعا کر دیتی تھی، ساتھ ساتھ میں اسے یاد بھی کرتی تھی۔ بے شک وہ میری اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن میں نے ان چاروں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر، اپنی اولاد سمجھ کر پالا تھا۔ میں نے ماں بن کر پالا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، جب میں نے باقی 3 بیٹیوں کی بھی صحیح وقت پر شادی کر دی تھی، یا یوں کہا جائے کہ میں نے ان کی شادی جلدی کر دی تھی۔ لیکن میری باقی کی 3 بیٹیوں نے بھی شادی کے بعد مجھ سے فون کرنے اور ملنے سے منع کر دیا تھا۔ میں بہت پریشان اور غمزدہ تھی۔ میری چاروں بیٹیاں مجھے اپنی سکی ماں سمجھتی تھیں اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان بچیوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میری اپنی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری بیٹیوں کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے جانے کے بعد مجھے بھول گئی تھی؟ میں نے ان کی زندگی میں کبھی کوئی کمی رہنے نہیں دی تھی۔ جو انہیں اس بات کا احساس ہوتا، انہوں نے مجھ سے ملنا جلنا ختم کر دیا، جبکہ میرے شوہر کا اس بارے میں کچھ نہیں کہنا تھا۔ میں جب بھی ان سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ چپ ہو جاتے اور مجھے بھی خاموش رہنے کا کہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، اور ہماری بیٹیوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے نہ ملے۔ کہیں تو کچھ ایسا تھا جو میرے شوہر شاید جانتے تھے، لیکن میں ان باتوں سے انجان تھی۔ ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے یہ کہہ دیتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو، مگر وہ خود بھی اس بات پر حیران تھے۔ مگر اب ہمارے پاس صبر کرنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اب تو میرے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت بیٹیوں کی فکر لگی رہتی تھی اور کچھ اپنے شوہر کی فکر کھائے جا رہی تھی، جبکہ میری نند نے بھی گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھ سے ابھی تک اسی بات کو لے کر خفا تھی۔ تنہائی سے تنگ آ کر میں نے اس کے گھر جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب اس کا کہنا تھا جن بیٹیوں کی خاطر میں نے انہیں برا بھلا کہا تھا وہ بیٹیاں میرا حال بھی نہیں پوچھتی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی دن کے لیے وہ مجھے سمجھاتی تھیں کہ غیر کی اولاد پر اتنی محبت نچھاور نہ کرو، غیر کی اولاد کو جتنی بھی محبت سے پالو لیکن وہ ہمیشہ غیر ہی رہتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں اس کی باتوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر بار بار وہی سب کچھ دماغ میں چل رہا تھا۔ کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی، مگر دل کہتا کہ وہ چاروں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اپنے ابا سے بھی بہت محبت کرتی ہیں، مگر میری نند ہر وقت مجھے ان کے خلاف کیوں کیا کرتی تھی؟ کوئی تو راز تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ ایک دن اسی طرح اپنی تنہائی سے تنگ آ کر غصے میں اپنی بڑی بیٹی کے سسرال چلی گئی تاکہ میں خود جا کر ان لوگوں سے بات کر سکوں کہ آخر مسئلہ کیا تھا، مگر یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی باقی بیٹیوں کے گھر گئی، مگر وہاں پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ابھی وہاں سے میں روتے ہوئے واپس گھر لوٹی ہی تھی کہ گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ میرا شوہر نیچے فرش پر بیٹھ کر بری طرح سے سانس لے رہا تھا۔ اسے کافی عرصے سے سانس کی بیماری تھی، اب جبکہ وہ زیادہ بیمار رہنے لگا تھا۔ آج اس کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے اسے ہسپتال لے گئی۔ میری نند کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی ہسپتال میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن میرا شوہر ہسپتال میں ہی رہا اور پھر اس کی طبیعت جیسے کچھ بہتر ہوئی ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر آ کر جب میں نے اپنا فون دیکھا تو اس پر میری سب سے چھوٹی بیٹی کے فون آئے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً سے اسے دوبارہ سے اسی نمبر پر فون کیا۔ فون میری بیٹی کی بجائے اس کے شوہر نے اٹھایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس چیز کی وجہ پوچھی تو انتہائی غصے میں آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے انہیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، جبکہ میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ہم نے آخر انہیں کون سا دھوکہ دیا تھا۔ اس سارے معاملے میں دھوکے والی تو کہیں کوئی بات نہیں تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا، اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تھے جب میری چاروں بیٹیاں روتی ہوئی گھر واپس آ گئیں۔ پوچھنے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے سسرال والوں سے یہاں آنے کی ضد کرتی تھی، لیکن وہ لوگ انہیں ملنے نہیں دیتے تھے، جبکہ فون کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تنگ آ کر ان لوگوں نے انہیں واپس بھیج دیا ہے۔ ہم سے آخر ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ جو وہ لوگ ہماری بیٹیوں کو ہم سے ملنے نہیں دے رہے تھے؟
जबकि उनका भी ये कहना था कि मैंने इतने सालों से उनकी माँ की असलियत क्यों उनसे छुपाई थी। शादी के वक्त मैंने यही कहा था कि ये चारों मेरी बेटियां हैं, मगर अब ये उनके साथ साथ उनके ससुराल वालों को भी मालूम हो गई थी कि उनकी सकी माँ कोई और औरत थी। वो सब कह रही थी। आज से पहले मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन इस बात का इल्म मेरे शोहर को जरूर था और इसीलिए मैंने उनसे इस बारे में पूछा था। जब उनका कहना था कि ये राज तो बहुत पहले ही दफन हो गया था, अभी ये चिंगारी किसने लगाई थी? आखिर ऐसा कौन था जो मेरी बेटियों के घर का दुश्मन था? हमें उस इंसान तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी और बहुत जल्दी उनको अपनी बहन का ख्याल आया था। उनका कहना था इस राज को उनके घर वालों के अलावा और कोई नहीं जानता था, जबकि घर वालों में उनकी माँ यानी मेरी सास का भी इंतकाल हो चुका था। वो खुद अपने घर का कोई भी राज किसी को बता नहीं सकते थे, जबकि ये काम जरूर उनकी बहन का था। वो गुस्से में घर से निकले थे जब मैंने उनको कहीं भी जाने से रोक दिया और उनसे पूछा था कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जिससे सारी जिंदगी उन लोगों ने मुझे भी अनजान रखा था और मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उस दिन मेरे पूछने पर मेरे शोहर ने मुझे रोते हुए सब कुछ बताया था, जिस राज से अब तक मैं अनजान थी। मेरे शोहर का कहना था कि उनकी माँ और बहन उनकी पहली बीवी से इसीलिए नफरत करती थी क्योंकि उनकी बीवी जिस जगह से आई थी उस जगह बहू को हमारे मुआशरे में ना तो इज्जत से देखा जाता है और ना ही उसे इज्जत दी जाती है। असल में वो नाचने वाली थी। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि सबसे पहले उनका रिश्ता उनके खानदान की एक लड़की से तय हुआ था। मेरा शोहर और वो लड़की दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे, मगर शादी से कुछ अरसा पहले उस लड़की के घर वालों ने इनकार करके अपनी बेटी की शादी किसी और जगह कर दी थी। वजह ये थी कि उस वक्त मेरे शोहर को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से हालात कुछ अच्छे नहीं रहे थे। बदलते हुए हालात को देखकर उनके रिश्तेदारों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। रिश्ता टूटने पर मेरे शोहर को बहुत सदमा लगा था क्योंकि उनकी मोहब्बत कोई एक दो महीने की नहीं थी। वो काफी अरसे से उस लड़की को पसंद करते थे। उन दिनों मेरे शोहर इकबाल पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहते और पूरी रात घर से बाहर रहते थे। ऐसे में उनकी क्या मसरूफियात हैं, वो कहाँ जाते थे, किसी को कुछ पता नहीं था। पता तब चला था जब वो खुद से शादी करके अपने साथ एक खूबसूरत बीवी को घर ले आए थे, क्योंकि वो नाचने वाली थी और जिस जगह से आई थी वहाँ की औरतों में और आम औरतों में काफी फर्क होता है। उस लड़की के हुलिये से ही उनकी माँ और बहन को अंदाजा हो गया था कि ये कहाँ से आई है और वो उसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उसे घर से निकालने का इरादा कर लिया। लेकिन मेरे शोहर का कहना था अगर वो इस घर से गई तो वो भी उनके साथ चले जाएंगे। उन्होंने उसे तहफ्फुज देने का वादा किया है। तब मेरे शोहर इकबाल ने अपनी माँ को बहुत समझाया था। उनका कहना था कि जिस वक्त वो बहुत गमगीन थे, किसी अपने के हाथों बुरी तरह टूट गए थे, तो वो एक कोठे पर चले जाते थे जहाँ पर उनकी मुलाकात मेरी मरहूम सोतन नगमा से हुई थी। उन्होंने बिना किसी फर्ज के उन्हें इस दुख से निकाला था, उनकी जिंदगी में खुशियों को वापस ले आई थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ नगमा इकबाल को अच्छी लगने लगी थी। उन्हें खुद अंदाजा नहीं हुआ था, जबकि नगमा का ये कहना था कि वो भी उनसे मोहब्बत करती है। और फिर जब एक दिन नगमा ने इकबाल से शादी की बात की तो मेरे शोहर इकबाल ने इनकार कर दिया और कहा ये बहुत मुश्किल है कि मेरे घर वाले एक कोठे वाली को कबूल करें। तब नगमा ने बताया कि वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं करती। वो बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया और उनके चचा ने उन्हें यहाँ छोड़कर बदले में बहुत भारी रकम यहाँ से ले गए थे। और फिर इकबाल भी नगमा के साथ शादी करने पर राजी हो गया। उसने नगमा से ये कहा कि वो उससे शादी करेगा, उसे इज्जत देगा। उनका कहना था कि उस शादी से बहुत से लोग नाखुश होंगे, बहुत सी परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन वो फिर भी नगमा से शादी करेंगे क्योंकि उनके अपनों ने उन्हें बहुत दुख दिए थे। फिर इकबाल नगमा से शादी करके उसे अपने घर ले आए थे, लेकिन उनकी माँ और बहन ने उसे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था। तब मेरी सास और नंद दोनों ने ठान लिया था कि वो कभी भी इन्हें खुश रहने नहीं देंगे। उनके भाई की जिद पर वो नगमा को घर में रखने पर तैयार हो गई थी, लेकिन जिस किस्म का रवैया नगमा के साथ होता था वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त होता था। अपने बेटे की मौजूदगी में तो थोड़ा बहुत लिहाज करके खामोश हो जाती, मगर इकबाल की गैर मौजूदगी में जो जुल्म वो करती थी
ان का कोई हिसाब नहीं था। मेरे शोहर का कहना था कि नगमा भी तो अब एक औरत थी, तो क्या इज्जत की जिंदगी जीने पर उसका हक नहीं था? अगर किस्मत ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया था तो इसमें उसकी क्या गलती थी? उन्होंने अपनी माँ से ये कहा था कि पहले उन्होंने एक इज्जतदार घर की लड़की से शादी करने का इरादा किया था, लेकिन उसने क्या किया था? दौलत की खातिर उनकी मोहब्बत और 2 साल पुरानी मंगनी को लात मार कर निकल गई। उनका कहना था कि अपने खानदान वालों से तो ये नगमा ही अच्छी निकली है, जिसे दौलत और पैसे का लालच नहीं था। नगमा अपने शोहर के साथ मुखलिस थी और उनके ख्याल में मुखलिस होना सबसे अच्छी चीज होती है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए इंसान का ताल्लुक किसी कबीले, किसी इलाके से है, ये चीज मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो ये है कि वो बंदा आपके साथ रिश्ता निभाने में कितना पुरखलूस और मुखलिस है। मेरी सास के बहुत मजबूर करने पर भी मेरे शोहर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ा नहीं था, उसका साथ निभाया था। आज मुझे इस बात का पता चला कि क्यों मेरी सास और मेरी नंद मेरी मरहूम सोतन और उसकी औलाद के इतने खिलाफ थे। नगमा ने भी अपने शोहर से वादा किया था कि वो हर मुश्किल हालात में उनके साथ रहेगी और हालात का सामना करेगी, और उसने किया भी था। मगर 4 बेटियों के पैदा होने के बाद नगमा ने खुदकुशी कर ली थी। वो मेरी माँ और बहन से बहुत दुखी हो चुकी थी। ये बात बताते वक्त मेरे शोहर भी रो पड़े थे, जबकि मेरी बेटियों का ये कहना था कि ये बात उनके ससुराल वालों को मालूम हो गई है कि उनकी माँ का ताल्लुक कहाँ से था, इसलिए उन्होंने उन्हें हम सबसे मिलने जुलने से रोक दिया था। उनका कहना था कि हमने उनके साथ धोखा किया, उनकी माँ की हकीकत उनको नहीं बताई, जबकि उनकी नजर में ये बहुत बड़ा धोखा था। वो सादा और शरीफ लोग थे, ऐसे में अगर उन्हें ये बात पहले से मालूम होती तो वो कभी भी हमारे घर में रिश्ता ना करते। जबकि मेरी बेटियों की सास का ये कहना था उनके नेक और पारसा बेटों के लिए एक नाचने वाली की बेटियां रह गई थी क्या? अब सवाल ये था कि ये बात उनसे जाकर किसने कही थी, जबकि मेरे शोहर का कहना था कि उनकी बहन के अलावा ये हरकत किसी की नहीं हो सकती। जब मेरी नंद से इस बारे में पूछा गया तो वो अपनी बात से मुकरी नहीं थी। जब उसने साफ साफ मान लिया कि ये बातें उसी ने मेरी बेटियों के ससुराल जाकर कही थी, उसका कहना था कि मैंने उन लड़कियों की खातिर एक बार अपनी नंद को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ कहा था। हैरत मुझे इस बात पर थी कि छोटी सी बात का बदला लेने के लिए मेरी नंद इतना गिर गई थी जो उसने ये घटिया हरकत कर दी थी। मेरी नंद का कहना था बेटी अपनी माँ की परछाई होती है और उसी पर जाती है, इसलिए इन लड़कियों का ठिकाना हमारा घर नहीं बल्कि वही कोठा है जहाँ से इनकी माँ आई थी। इन चारों को भी वही भेज देना चाहिए था। मेरा शोहर अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान रह गया था। उसने उसी वक्त अपनी बहन से ताल्लुक तोड़ दिया। भला वो घर की बेटियों के बारे में ऐसी सोच कैसे रख सकती थी? मैंने अपनी बेटियों को समझाया था कि अपने ससुराल वालों की बात मान ले और हमसे ना मिला करे और अपने घर में आबाद रहे। उनका कहना था कि वो इतने दिनों तक हमसे दूर रही हैं, लेकिन अब वो हमसे दूर नहीं रह सकती और फिर उन लोगों के तानों ने उन्हें वैसे ही मार देना था। फिर मैंने और इकबाल ने चारों बेटियों के ससुराल वालों को एक बार हमारे घर आने का कहा और उसके बाद वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद आखिरकार वो लोग घर आने पर मान गए थे। जब वो घर आए तो मैंने उनसे साफ बात की थी, उनको समझाने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी हुआ था वो माजी था। इन सब में इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक बात हमारे झूठ की थी, मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला था क्योंकि मुझे खुद इसी बात का इल्म आज हुआ था। जबकि उनका कहना था कि वो सारी बात ठीक है, लेकिन उनके घर का माहौल मजहबी है और वो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में वो किसी नाचने वाली औरत की बेटियों को अपनी बहू कभी नहीं बना सकते। इस लिहाज से देखा जाए तो हमसे अच्छी तो वो औरत थी जिसने रिश्ते बचाने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया था, जबकि इखलाकियात के मुकाबले में वो हमसे ज्यादा बेहतर थे। शराफत का तकाजा ये नहीं होता कि किसी के सर से अपनी इज्जत की चादर उतार दी जाए, बल्कि शराफत का तकाजा ये होता है कि किसी पर अपनी इज्जत की चादर डाल दी जाए। जबकि इन सब लड़कियों का तो उस जगह से कोई वास्ता ना था जहाँ से उनकी माँ आई थी।
सिर्फ और सिर्फ इज्जत की खातिर जिस औरत को वो बुरा कहकर उनकी बेटियों को धुतकार रहे थे, तो वो बहुत अजीम औरत थी। उसने सिर्फ इज्जत की खातिर इतने साल की गुलामी की थी। वो मेरी सास और नंद की हर तकलीफ और बात को खामोशी से सह गई थी। अगर वो चाहती तो वापस चली जाती उसी जगह जहां पर कोई उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया और इस घर को तरजीह दी थी जहां पर उसे दिन रात काम करने के साथ साथ ताने भी सुनने पड़ते थे, मगर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटी थी। मैं उसकी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी दिल से कदर करती हूँ। ऐसे में वो लोग कैसे उसकी बेटियों को धुतकार सकते हैं? मेरी बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए और फिर उन्होंने बारी बारी अपने किए की माफी मांगी थी। उनका कहना था कि वो गलत थे, उन्होंने गलती की थी कि वो इंसानों को जात या उसके खानदान से जोड़कर उनकी जिंदगी के फैसले कर रहे थे। उनका कहना था कि वो वाकई एक अजीम माँ बाप की बेटियां हैं, एक अजीम बाप की, जिन्होंने बिना किसी की परवाह किए किसी को इज्जत दी थी। मेरी बातों ने उनकी सोच बदल दी थी। वो इतने सालों से एक ही सोच सोचते आ रहे थे, इज्जत सिर्फ हम जैसे लोगों का हक होता है, जबकि ये हर किसी का हक है और हर किसी को मिलनी चाहिए। अब वो लोग मेरी बेटियों को घर वापस ले जाने के लिए तैयार थे। उनका कहना था कि वो कभी भी उन्हें हमसे मिलने या बात करने से मना नहीं करेंगे और ना ही कभी उन्हें किसी भी चीज का ताना देंगे। मैंने और मेरे शोहर ने खुशी खुशी अपनी बेटियों को दोबारा रुखसत किया था। अब हम बिल्कुल मुतमईन थे। मैंने अपना फर्ज भी अच्छी तरह से अदा कर दिया था। इसमें कोई कोताही नहीं हुई थी। मेरे शोहर भी इस बात से खुश थे और उनकी तबीयत भी पहले से काफी बेहतर रहने लगी थी। उसके बाद मेरी बेटियों का हमारे घर आना जाना रहता था। कोई न कोई हमारा हाल पूछने आ जाया करती थी। अपनी नंद के घर आना जाना हमने छोड़ दिया था, लेकिन कुछ अरसे बाद हमें ये बात मालूम हुई कि उसकी अपनी बेटी रात के अंधेरे में उसे धोखा देकर घर से निकल गई है। इस चीज ने उसे जैसे पागल कर दिया था। वो ना तो घर से बाहर निकलती थी और ना ही किसी से मिलती थी। बस एक बार उसने घर आकर मुझसे माफी मांगी थी। मेरी बेटियों से भी माफी मांगना चाहती थी कि उसने उनकी पाकीज़गी पर उंगली उठाई थी। किसी की बेटियों के बारे में उसने गलत अल्फाज कहे थे, इसलिए उसकी अपनी बेटी उसके साथ ये सब कर गई थी। किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो सारी जिंदगी अपने इज्जतदार होने के गुण गाती रही। आज उसकी अपनी बेटी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। माएं, बहनें और बेटियां सबके लिए एक जैसी होती हैं, उनकी इज्जत सांझी होती है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है किसी से कोई नादानी हो जाती है, लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे बुरी और गलत बात यह है कि औरतें इस बात को पकड़ कर बैठ जाती हैं और जो बात घर की चार दीवारी में रहनी चाहिए वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। अफसोस इस बात का है कि औरत ही एक औरत की इज्जत को समझ नहीं पाती। उसके नतीजे में यही होता है कि एक ना एक दिन हमारे सामने हमारा किया जरूर आता है। और दूसरी बात ये कि किसी इंसान का ताल्लुक किसी भी जगह से हो, वो इंसान है, जिसका मतलब ये है कि वो काबिल एहतराम है। हम किसी का चेहरा देखकर ये फैसला नहीं कर सकते कि वो इंसान हमसे ज्यादा अच्छा नेक है। आजकल छोटी सी बात मालूम होने पर लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, जबकि ये सरासर ज्यादती है। आपकी शराफत का तकाजा ये नहीं होता कि किसी का बुरा माजी जानकर उसे छोड़ दे, बल्कि आपकी शराफत का तकाजा ये होता है कि किसी का बुरा माजी जानते हुए उसका हाल अच्छा बनाने की कोशिश करें और मुस्तकबिल अच्छा बनाने की कोशिश करें। आज मेरी चारों बेटियां अपने अपने घर में बहुत खुश हैं और मेरा शोहर भी मुझसे बहुत राजी है, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी उतरी थी।